गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज कंपनी लोग की क्लास में। चैप्टर नंबर 15। आज का जो आपका टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 में हम जानेंगे बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर। अभी देखो आपने लास्ट जो चैप्टर किया था डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स में आपको ये तो पता चल गया कितने टाइप ऑफ डायरेक्टर्स है, बट कितने डायरेक्टर होने चाहिए एक कंपनी में, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर अलाउड है किसी कंपनी में, मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, और क्या पावर्स हैं उनकी, क्या पावर्स हैं बोर्ड की, कमेटीज क्या होती हैं, कमेटीज क्या होती हैं, किस कंपनी में कमेटी की रिक्वायरमेंट है, किस कंपनी में कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे, जिसका नाम है बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर्स। बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन और बोर्ड की पावर्स। तो मैंने 3-4 पार्ट में फिर से इस चैप्टर को डिवाइड किया है। तो आपका जो पहला पार्ट है बोर्ड का कंपोजिशन है। पहला जो आपका पार्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, बोर्ड का कंपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बोर्ड कंपोजिशन। बोर्ड का कंपोजिशन कह रहे कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, ये कहाँ लिखा है, बोर्ड के कंपोजिशन में लिखा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब्ड है। पढ़ लिया ना आपने, प्रोसीजर पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 16 में डायरेक्टर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा ना कि अगर कंपनी में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे तो कैसे होगा डायरेक्टर्स, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा किसी डायरेक्टर को तो वो कैसे होगा, वो भी आपने पढ़ लिया। तो दोनों चीजें आपने पढ़ ली। द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज दैट ऑफ ट्रस्ट। ये तो स्टार्टिंग से हम कहते आ रहे हैं कि ट्रस्ट की ड्यूटी है। एज ए ट्रस्टी है आप, क्योंकि जो कंपनी है वो आपके कहने पे काम कर रही है। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स। काम कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स ही तो कर रहा है। एज द बोर्ड इज entrusted with the responsibility to act in the best interest of the company. Acting collectively as a board of director exercise all the power of a company except, सारी पावर्स हैं एक्सेप्ट वो पावर्स जो स्पेसिफिकली किसके पास है, मेंबर्स के पास है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सेप्ट दोज विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट टू स्पेसिफिकली एक्सरसाइज बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। द बोर्ड फॉर्मुलेट पॉलिसीज। बोर्ड क्या बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। ऑर्गेनाइजेशनल को सेटअप करता है, एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज पॉलिसी एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव जो कहाँ लिखे हैं, मेमोरेंडम में लिखे हैं। कंट्रोल गाइड एंड डायरेक्ट मैनेज एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी की वर्किंग को कंट्रोल मैनेज करता है वो कौन है, बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेफिनेशन आपने वहां भी पढ़ी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड का मतलब क्या है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर। जब एक साथ डायरेक्टर्स को हमें क्या करना हो, बोलना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब एक बॉडी जो जिसका काम क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरवाइज करना है क्या, अफेयर्स होता कंपनी को। 149 के हिसाब से ये लाइन भी आप पहले ही पढ़ चुके हो कि बोर्ड डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई बॉडी, कॉर्पोरेट, कोई एसोसिएशन, कोई फर्म क्या नहीं हो सकती, डायरेक्टर नहीं हो सकती। ये तो बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक दो चीजें नई थी उसमें, सिर्फ सिंपल सिंपल लाइन लिखी है, ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है। अब कंटेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, कंटेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मिनिमम डायरेक्टर से। तो मिनिमम डायरेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2, ओपीसी बनानी है तो 1। तो 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। मिनिमम लिखा है, मिनिमम। मैक्सिमम नेक्स्ट में दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट चैप्टर जब हमने किया था कि एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल ऑथराइज इतना ही करते हैं, या एक्ट ऑथराइज 15 डायरेक्टर तक ही करता है। 15 डायरेक्टर के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 15 से बियॉन्ड नहीं हो सकता, बियॉन्ड 15। अगर आपको इसके बियॉन्ड जाना है, इसके बियॉन्ड जाना है तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर विदाउट एनी स्पेसिफिक कंप्लायंस। बिना किसी स्पेसिफिक कंप्लायंस के ओआर से ही हो जाएगा ना ये तो, क्योंकि हमने लास्ट जो हमने डायरेक्टर पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था ना, डायरेक्टर अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रहे तो कौन सा रेजोल्यूशन से, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। द कंपनी मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सेक्शन 8 कंपनी कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर इवन विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो 15 से ज्यादा अगर आपको करने हैं तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और रिक्वायर्ड है कहीं कहीं गवर्नमेंट की अप्रूवल,
रिक्वायर्ड है, कहीं कहीं गवर्नमेंट की भी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनीज में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में आप 15 से डायरेक्ट ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हो बिना एसआर पास किए, बिना एसआर पास किए। तो 15 तक कैसे हुए अपॉइंट? 15 तक कैसे हुए अपॉइंट? 15 तक तो ओआर से, मोर देन 15 वाले एसआर से, मोर देन 15 वाले एसआर से। 15 तक ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल गया, या बोर्ड ने अपॉइंट किया तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। लेकिन बोर्ड वाले तो फिर या तो एडिशनल है तो रेगुलराइज तो मेंबर से ही कराना पड़ेगा ना। अल्टरनेट है तो वो तो उसको वो तो एडिशनल ओरिजिनल के आने तक है। कैजुअल वैकेंसी भी लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही होती है, नॉमिनी वाला भी लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है। रेजिडेंट डायरेक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक डायरेक्टर एक कंपनी में ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट हो, मतलब 182 डेज और मोर इंडिया में होना होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑल लिस्टेड एंटिटीज में एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है, और वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 और टर्नओवर 300 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 और टर्नओवर 300 करोड़ है, तो उस कंपनी में भी किसकी रिक्वायरमेंट है? एक वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट। तो ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, रेजिडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी तक जो नया आया है वो यही था कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हैं, क्योंकि मिनिमम भी आप पढ़ चुके हो, मिनिमम भी आप पढ़ चुके हो। आज का जो मेन कंसर्न है वो क्या है? मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, मेन चीज ये है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अभी तक तो हमने अनलिस्टेड एंटिटी का पढ़ा। अब वो कह रहे कि कंपोजिशन क्या होगा किसका? लिस्टेड एंटिटीज में कह रहे कि लिस्टेड एंटिटी वही। देखो डायरेक्टर तो दो ही तरह के हैं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है तो वो कह रहे हैं कि ऑप्टिमम कम्बिनेशन होना चाहिए और नॉट लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ऑप्टिमम कम्बिनेशन होना चाहिए, नॉट लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। तो यही था ना ऑप्टिमम कम्बिनेशन, जो नीचे ये लिखा है। Board of Directors have optimum combination of executive and non-executive director, with at least one woman director and not less than 50% of the board shall comprise of non-executive director. तो कह रहे कि कम से कम आधे क्या होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है जो डे टू डे वर्किंग में नहीं आते हैं, डे टू डे वर्किंग में नहीं आते हैं, मतलब इनको कंपनी से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में ज़्यादा मतलब नहीं है इनको। तो ये लोग क्या होंगे? ये लोग जो होंगे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, तो अच्छे से काम करेंगे, ये बिना किसी बायसनेस के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है जो छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने की सोचे या छोटी मोटी अर्निंग कमाने की सोचे, ऐसे डायरेक्टर नहीं होंगे, इसीलिए कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट चेयरमैन के ऊपर है, वेयर द चेयरमैन ऑफ ए बोर्ड इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कह रहे चेयरमैन क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो वहां पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट का होगा। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो 50% आईडी, अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3। चेयरमैन है तो नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन है तो नॉन एग्जीक्यूटिव बट प्रमोटर भी है या रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो फिर वहां पे फिर से 50%। अभी चलाइए, कर दो। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ए लिस्टेड एंटिटी क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कंपनी में दोनों तरह के डायरेक्टर होने चाहिए ना, ऑप्टिमम कम्बिनेशन होना चाहिए कि ज़्यादा इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी ना हो, क्योंकि इनको तो इंटरेस्टेड सीधा बोला जाता है, ये तो डे टू डे वर्किंग में आते हैं, तो डे टू डे वर्किंग में आते हैं तो सैलरी वाले बंदे हैं भाई। अब सैलरी वाले तो अपनी जॉब तो कोई नहीं खोना चाहता ना, वो तो कंपनी के अगेंस्ट में तो जाके काम करेगा ही नहीं, अपने लिए बल्कि ज़्यादा काम करेगा या प्रमोटर के लिए ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उसको तो सैलरी मिल रही है। अब मुकेश अंबानी कह दे किसी डायरेक्टर को कुछ करने के लिए, उस डायरेक्टर को अगर सैलरी मिल रही हो और वो डायरेक्टर मना कर दे तो मुकेश अंबानी क्या कहेगा? बाहर हो जा भाई,
चलो हम किसी और को देख लेंगे, हम नया किसी और को अपॉइंट कर लेंगे तो यही कह देगा वो, और क्या है। तो कह रहे कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी में क्या है, ऑप्टिमम कम्बिनेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम कम्बिनेशन होना चाहिए किसका, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का, ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ नॉट लेस देन 50% विद एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी में वुमन डायरेक्टर मैंडेटरी कर दी, लिस्टेड एंटिटी में तो आपको पता है ना वुमन डायरेक्टर मैंडेटरी कर दी। अगर चेयरपर्सन, चेयरपर्सन क्यों बोला है, देखो चेयरमैन क्यों नहीं बोला, देखो चेयरमैन तो सिर्फ मैन के लिए यूज होता है जहाँ पे मेल हो, और चेयर पर्सन दोनों के लिए यूज होता है, मेल फीमेल आपको पता ही नहीं चलेगा। चेयर पर्सन अगर लिखा है तो आपको देखना पड़ता है कि मेल है या फीमेल है, चेयर पर्सन अगर लिखा है और चेयरमैन लिखा है तो मतलब हाँ मेल ही है। तो इसीलिए चेयर पर्सन वर्ड यूज करने लग गए कंपनी लो में, कि भाई हो सकता है किसी की किसी में चेयर, चेयर जो पर्सन है वो मैन हो सकता है किसी में वुमन हो, तो चेयर पर्सन वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया चेयरमैन की जगह। अब वो कह रहे कि चेयरमैन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब एक चेयरमैन भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव सॉरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट भी होल्ड कर रखी है। तो वो कह रहे कि जहाँ पे चेयरमैन ही इंटरेस्टेड होगा तो वहां पे आधा बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जहाँ पे चेयरमैन इंटरेस्टेड पर्सन है, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मतलब सैलरी ले रहा है, इंटरेस्टेड पर्सन है, तो चेयरमैन जहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन है तो कह रहे कि वहां बचा हुआ आधा बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वाला चाहिए, ताकि अच्छे से काम किया जा सके, ताकि अच्छे से काम किया जा सके। कह रहे कि जहाँ पे आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब चेयरमैन तो इंडिपेंडेंट है भाई, चेयरमैन इंडिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, तो वहां कह रहे कि वहां तो अगर चेयरमैन सही है ना तो बाकी वन थर्ड से भी काम चल जाएगा, फिर वहां वन थर्ड से भी काम चल जाएगा, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। कह रहे कि जहाँ पे चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव तो है लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टेड भी है, इंटरेस्टेड भी है किस वजह से, या तो वो प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है, फिर वहां पर वही 50% ऑफ द बोर्ड क्या चाहिए हमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 50% ऑफ द बोर्ड फिर वहां पर क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो देयर द चेयरपर्सन ऑफ ए बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिलेटेड टू प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट ए लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एट वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वहाँ पे 50% और 50% और बोर्ड ऑफ 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वहाँ पे 50%। याद रखनी है ये तीनों चीजें। आपका सिक्योरिटी लॉ में एलओडीआर का चैप्टर कराऊंगा, एलओडीआर वाले चैप्टर में एज इट इज है ये लैंग्वेज, एज इट इज है ये लैंग्वेज, तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी, वहां दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, वो पढ़ रखा है ना, ऑलरेडी आपने अगर पढ़ लिया तो दिक्कत तो नहीं आएगी, ऑलरेडी अगर आपने पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। यहाँ पे अच्छे से ताकि वहां पे दिक्कत ना हो, यहाँ अच्छे से पढ़ना ताकि वहां दिक्कत ना हो। तो रेगुलेशन 17 पढ़ाएंगे, एलओडीआर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है आपका, ये चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी लॉ है। सिक्योरिटी लॉ में एज इट इज लैंग्वेज यूज है, एज इज बिल्कुल सेम लैंग्वेज यूज की गई है वहां पर भी। तो रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2018 क्या कह रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, ऊपर वाली लैंग्वेज लिखी है एज इट इज वही सेम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का, एक वुमेन डायरेक्टर और नॉट लेस देन 50% क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट आएगा और भी बहुत से लोग आएंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट में नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट के अलावा और बहुत से लोग आएंगे जो डे टू डे वर्किंग में नहीं, और जिनको सिंपल डायरेक्टर भी बोला जा सकता है, जिनको सिंपल डायरेक्टर भी बोला जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक डेट स्पेसिफाई की गई है, इस डेट के बाद आपको थोड़ा सा और चेंज करना है। ये वुमेन डायरेक्टर अगर आपको याद हो, वुमेन डायरेक्टर याद हो तो 500 लिस्टेड एंटिटीज एटलीस्ट वन वुमन इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर 1 अप्रैल 19 से, और टॉप 1000 के लिए 1 अप्रैल 2020 से एक वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये जो टॉप 500 या 1000 है ये किसके बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, मार्केट में जो शेयर्स हैं उनका जो प्राइस है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट में जो आपके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं प्रमोटर वाले नहीं, जो पब्लिक के पास है जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इनटू में प्राइस, इनटू में प्राइस तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट प्राइस, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगा कि कितना मार्केट में आपका मतलब नाम है, जैसे रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन। नीचे वही लिखा है, चेयरमैन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी बताओ ऊपर आपने किया था, चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितने से काम चल जाएगा, वन थर्ड से।
तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वे लिस्टेड एंटिटी डू नॉट हैव ए रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, तो फिर एटलीस्ट हाफ। तो जहाँ पे आपका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेगुलर में नहीं है, मतलब वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है कभी कभी। ज्यादातर तो आपका कौन रहता है, एग्जीक्यूटिव ही, तो वहाँ पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेगुलर नॉन, ये क्या है, प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है या पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन या एट वन लेवल बिलो द बोर्ड है, तो वहाँ पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वही तीन चीजें हैं, वही तीन चीजें हैं। तो ये देखो, ये सेकंड वाला वो दे रखा है कि जहाँ पे रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन आपके पास नहीं है, वहाँ एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड। जहाँ रेगुलर है वहाँ पे 1/3, और जहाँ पे रिलेटेड वगैरह है तो वहाँ पे भी फिर हाफ, फिर से हाफ। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का मतलब क्या है, अगर प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी है तो उसका डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इट्स एम्प्लॉयज इट्स नॉमिनी, इनको क्या माना जाएगा, रिलेटेड। अगर प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी है, अनलिस्टेड एंटिटी है तो डायरेक्टर एम्प्लॉयज नॉमिनी, इनको क्या माना जाएगा, रिलेटेड, इनको क्या माना जाएगा, रिलेटेड माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट ए पर्सन और कंटिन्यू द डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स की एज तक तो आप ओआर से कर सकते हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की मदद से किसी भी पर्सन को एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर 75% की एज के बाद करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि क्यों कर रहे हैं इसको 75 के बाद, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो आएगी आएगी क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो 75% तक कोई दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी को भी बना लो। 75% के बाद भी अगर आप उसे कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो एसआर पास करके जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी क्यों कराना चाहते हैं इसे। 75 के बाद जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों कराना चाहते हैं इस पर्सन को एज ए डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये आपका वही वाला आ गया, वो 6-7 डायरेक्टर्स वाला। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 listed entities or 2000 listed entity shall comprise of not less than 6 डायरेक्टर, कम से कम 6, मिनिमम 6 तो होने ही होने चाहिए, 6 से ज्यादा आप रखो, 6 से ज्यादा आप रखो। अगर लिस्टेड एंटिटी के आउटस्टैंडिंग एसआर, एसआर वो वाले थे ना, इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट, एसआर मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट। अगर सुपीरियर वोटिंग राइट है कंपनी की आउटस्टैंडिंग है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड वहां पर भी क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड। ये अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स है लेटेस्ट में अभी भी है। एसआर का मतलब इक्विटी शेयर्स हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स, और विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2022 सब्स्टिट्यूटेड, ये चेंज हो गया ये इसको अमेंडमेंट के बाद। तो 500 लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट चेयरपर्सन क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 से कंपलसरी कर दिया कि चेयरमैन क्या होना चाहिए, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए एमडी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एज पर डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटिव, और रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए एमडी का, सीईओ का, किसी भी तरह से। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज में चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव हो ही नहीं सकता, वहां पर क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होगा, वहां पर क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर ये सब रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है अगर आपकी कंपनी में कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर ही नहीं, मतलब जहाँ पे सारी शेयर होल्डिंग थोड़ी 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 सबके पास है, ऐसा कोई बड़ा एक शेयर होल्डर नहीं है, कोई बड़ा कोई शेयर होल्डर ऐसा है ही नहीं जो दिख रहा हो जिसको हम प्रमोटर कह सके, जिसको पहचाना जा सके, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कंपनी का प्रमोटर है। तो आइडेंटिफिएबल नहीं है प्रमोटर। प्रमोटर जब आइडेंटिफिएबल नहीं है तो वहाँ पे ये रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, प्रमोटर से जब कोई रिलेटेड ही नहीं है तो फिर एग्जीक्यूटिव को चेयरपर्सन बनाओ या नॉन एग्जीक्यूटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे एग्जीक्यूटिव को चेयरपर्सन बनाओ या नॉन एग्जीक्यूटिव को चेयरपर्सन बनाओ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर वहाँ पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, फिर से पता है ना, 20 कंपनीज में और 10 पब्लिक कंपनीज में। पब्लिक कंपनी में किस किस को काउंट नहीं करते, सॉरी किस किस को काउंट करते हैं, पहले प्राइवेट कंपनीज जो होल्डिंग सब्सिडरी है पब्लिक की, अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी काउंट होती है, सेक्शन 8 कंपनी काउंट नहीं होती है, डोरमेंट कंपनी भी काउंट नहीं होती है।
कॉन्ट्रावेंशन अगर करता है तो उसके लिए पेनल्टी है, लाइबल to penalty of 5,000 rupees each day during which the contravention continues. 5,000 rupees per day है, बहुत अच्छी पेनल्टी है, बहुत बढ़िया। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड एंटिटीज के लिए रेगुलेशन 17A, तो ये भी अमेंडमेंट से ऐड की गई रेगुलेशन 17A। इसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए ये, और ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ चुके एक सिंगल इंडिविजुअल कितनी कंपनीज में, तो आया था ना 1 अप्रैल 7 1 अप्रैल 2020। प्रोवाइडेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 लिस्टेड एंटिटीज का नहीं बन सकता, 7 से ज़्यादा। और जहाँ पे कोई पर्सन ऑलरेडी WTD या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो 3 से ज़्यादा कंपनीज में क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आया था ये ऑलरेडी, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है ऑलरेडी, पिछले चैप्टर में डायरेक्टर वाले चैप्टर में ये सेम बात पढ़ी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन, कौन सी लिस्टेड एंटिटीज काउंट करनी है, वही लिस्टेड एंटिटीज जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड हो, वही लिस्टेड एंटिटीज जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड हो। इसके अलावा और किसी को काउंट नहीं करना, इसके अलावा और किसी को आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ इसको काउंट करना है। ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में कुछ ज़्यादा था नहीं, ऐसा कुछ मतलब जो समझ में ना आए, बहुत आसान सा दिया है पार्ट ए, बहुत छोटा सा है, ऐसा कोई बड़ा भी नहीं था। मेन आपको बोर्ड का कंपोजिशन याद रखना है कि बोर्ड का कंपोजिशन क्या रहे, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, इसके बाद लिस्टेड एंटिटी में क्या कंपोजिशन रहेगा, लिस्टेड एंटिटीज में क्या कंपोजिशन रहेगा, चेयरपर्सन के हिसाब से चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर भी है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अनलिस्टेड में कैसे है और लिस्टेड एंटिटीज में कैसे है, अनलिस्टेड में कैसे है और लिस्टेड एंटिटीज में कैसे है, सिर्फ यही 2-3 टॉपिक थे। नेक्स्ट आपका पावर ऑफ बोर्ड है और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन। देखो पावर ऑफ बोर्ड दो तरीके से है, ऐसी पावर जो फुल्ली बोर्ड के पास है, बोर्ड कितना भी एक्सरसाइज करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पावर जो सब्जेक्ट टू है, मतलब आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको याद हो बोरोइंग, जैसे आपको याद हो बोरोइंग, जब हमने डिपॉजिट वाले चैप्टर किया था, डिवेंचर वाला, तो हमने बोरोइंग के ऊपर पढ़ा था कि बोरोइंग की पावर कितना, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक तो किसके पास है, इतना तो बोर्ड के पास है। बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो किसकी अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। तो 179 सेक्शन 179 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ना सिर्फ पेपर के नज़रिए से बल्कि आपका जो प्रैक्टिस में या मतलब आप आगे अपना ट्रेनिंग में जाओगे तो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन वो है जो हर जगह यूज़ होगा, ये वो सेक्शन है जो हर जगह यूज़ होगा। क्योंकि आपको कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना तो आपको देखना पड़ेगा क्या इसके लिए अथॉरिटी है या नहीं है, क्या इसके लिए शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा या क्या खुद से काम चल जाएगा, क्या खुद से काम चल जाएगा या शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा रेजोल्यूशन पास करना। तो 179 डील कर रहा है किससे, पावर ऑफ द बोर्ड, ऑल पावर टू डू सच एक्ट एंड थिंग्स फॉर विच द कंपनी इज ऑथराइज इज वेस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो सारी पावर जो कंपनी ऑथराइज है, जिस जो सारे एक्ट, वो जो थिंग्स जो कंपनी कर सकती है, वो किसके थ्रू करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू करेगी। तो मतलब ऑल द पावर्स किसके अंदर वेस्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वेस्ट है। द बोर्ड कैन नॉट एक्ट और डू द थिंग्स फॉर विच द पावर आर स्पेसिफिकली वेस्टेड विद द जनरल। कह रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो काम नहीं कर सकते, वो एक्ट नहीं कर सकते जिनके लिए पावर किसके पास है, जिनके लिए पावर शेयर होल्डर के पास है, और आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आपको उस तरह का काम करना है। अगर आपको उस तरह का कोई भी काम करना है तो आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो 179 सबसेक्शन 3, 179 सबसेक्शन 3 एंड रूल 8 of company meeting of board and its power, meeting of boards and its power rules 2014। वर्क दिए गए हैं कौन कौन से ऐसे काम है जो मीटिंग में, जो जिनके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है। तो फॉलोइंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज ओनली बाय द मींस ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन कंपलसरी है, पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और सेकंड चीज क्या मैंडेटरी है कि मीटिंग में ही होना चाहिए, मीटिंग में ही होना चाहिए, सर्कुलेशन से नहीं होना चाहिए। 179 सबसेक्शन 3 में जितनी भी पावर दी गई है सारी मीटिंग में एक्सरसाइज होंगी, सर्कुलेशन से नहीं होगी। 179 सबसेक्शन 3 में जितनी पावर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये सारी पावर कैसे एक्सरसाइज होंगी, बोर्ड रेजोल्यूशन से होंगी और प्रॉपर मीटिंग में होंगी, प्रॉपर मीटिंग बुला के उस मीटिंग में होंगी, बिना मीटिंग के नहीं हो सकती, सर्कुलेशन से ये काम नहीं हो सकता, सर्कुलेशन से ये काम नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी पावर है, टू मेक कॉल, कॉल पता है ना,
तो बताइए, अनपेड रह गया जितना पैसा, उसको मंगवाने के लिए जो कॉल करते हो आप, कॉल करने के लिए आपको क्या, कौन सा रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू मेक कॉल्स। अब ये तो नहीं है, देखो आपने, देखो अकाउंट्स में क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बोर्ड ने मंगवा ली, मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवा ली, सेकंड कॉल मंगवा ली। बट मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, कंपनी में कोई भी काम बिना रेजोल्यूशन के नहीं होता है। किसी भी कंपनी में कोई भी काम बिना रेजोल्यूशन के नहीं होता है। तो अगर आपको कॉल करनी है, शेयर होल्डर से पैसा मंगवाना है, कॉल्स का फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या जो भी जिस भी तरह की है, तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। प्रॉपर मीटिंग में पास करना पड़ेगा, प्रॉपर मीटिंग में पास करना पड़ेगा, सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा। ऑथराइज बायबैक, बायबैक पता ना, 10% तक किसके पास पावर है, 10% तक किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। लेकिन मैं एक चीज आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से एक बात आपको बता रहा हूँ, चाहे आप एसआर पास करो चाहे आप ओआर पास करो, इससे पहले बीआर तो होगा ही होगा। चाहे आप एसआर पास करो चाहे आप ओआर पास करो, इससे पहले बीआर होगा ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है, जहाँ पे एसआर ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे बीआर, सिर्फ बीआर से काम चलेगा। जहाँ एसआर ओआर की रिक्वायरमेंट है तो वहां प्लस आ जाएगा। तो वहां फिर दोनों की जरूरत है, वहां फिर दोनों की जरूरत है। तो ऑथराइज बायबैक, तो बायबैक अगर ऑथराइज करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन 10% तक तो चाहिए, 25% तक एसआर चाहिए, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन तो वहां भी करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो वहां पर भी है। टू इशू सिक्योरिटीज, इशू सिक्योरिटी मतलब इशू शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, एनीथिंग, या आपके जो कमर्शियल आईडीआर जीडीआर होते हैं आपके, जीडीआर मैंने आपको बताया था, आईडीआर भी मैंने आपको बताया था, एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया हुआ है आईडीआर जीडीआर का। तो कह रहे कि कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो सिक्योरिटी इशू कर रही है तो इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो वो बाय, वो चाहे राइट इशू हो, वो चाहे आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से हो रहा हो, किसी भी तरह से आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं किसी भी तरीके से, डिवेंचर इशू कर रहे हैं आप किसी भी तरीके से, या डिपॉजिट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, सिक्योरिटीज जो इशू कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोरो मनी, पैसा आपको बोरो करना है, तो चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, चार्ज क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया था। तो बोरो करने के लिए पैसा उधार में लेने के लिए, और कहाँ तक बोरो करने के लिए, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। उससे ज्यादा के लिए एसआर चाहिए, बट उस तक तो क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। टू बोरो मनी, किसी भी बैंक से लोन लेना है तो पीआर तो मस्ट है। टू इन्वेस्ट द फंड, कंपनी का जो फंड है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी के जो फंड है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, देखो कंपनी शूज बना रही है, कंपनी के पास आइडल पैसा पड़ा है, कंपनी उस फंड का क्या करना चाह रही है, इन्वेस्ट करना चाह रही है कि हाँ कहीं भी शेयर मार्केट में हो सकता है या बैंक एफडी में या कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। टू ग्रांट लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। अब वो कह रहे कि कंपनी ने लोन लिया है या कंपनी लोन देना चाहती है किसी को, ग्रांट मतलब देना, तो कंपनी अपनी किसी भी सब्सिडरी को, होल्डिंग को या किसी को लोन देना चाह रही है तो उसके लिए भी एसआर, उसके लिए सॉरी बीआर पास करना पड़ेगा। कंपनी गारंटी देना चाहती है किसी और के लोन के लिए तो भी बीआर करना पड़ेगा। कंपनी सिक्योरिटी देना चाहती है किसी और के लोन की रीपेमेंट के लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो बीआर तो मस्ट है उसके अंदर। अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर के ऑडिट करने के लिए आपको देनी है तो उसको अप्रूवल किससे चाहिए, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए। इसी तरह बोर्ड रिपोर्ट बना के बोर्ड की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, बोर्ड रिपोर्ट बना के भी बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो ये किससे चल जाएगा, बीआर से चल जाएगा काम। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, डाइवर्सिफाई मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, नई यूनिट लगाना चाह रहे हो, तो क्या चाहिए आपको, बीआर तो चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट टू एसआर तो देखना पड़ेगा कितना इन्वेस्टमेंट है। अप्रूव द मर्जर अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं किस तरीके से, मर्जर अमलगमेशन या किसी भी तरीके से, तो भी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। ये बाकी सब चीजें तो सब्जेक्ट टू है कि क्या पता एसआर भी चाहिए, क्या पता हो सकता है इन्हीं कामों में एसआर चाहिए, इन्हीं कामों में ओआर भी चाहिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी। टू टेक ओवर ए कंपनी, किसी कंपनी का टेक ओवर करना है, किसी कंपनी को खरीदना है, टेक ओवर के लिए, टेक ओवर एक बार आपके लिए आप सोच लो, खरीदना है या एक्वायर करनी है, कंट्रोलिंग या सब्सटेंशियल स्टेक, या एक कंट्रोलिंग स्टेक, इतना परसेंट स्टेक दूसरी कंपनी में लेना है कि मेरा उस पर कंट्रोल आ जाए,
इतना परसेंट स्टेक लेना है दूसरी कंपनी में कि मेरा कंट्रोल आ जाए, तो उतना स्टेक लेने के लिए भी आपको क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अगर कंपनी जैसे डोनेशन देती है ना, तो डोनेशन की जगह कंपनी बीजेपी को चंदा देना चाहती है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाह रही है, तो क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन। अपॉइंट और रिमूव केएमपी, केएमपी में कौन आता है, सीएस, एमडी, डब्ल्यूटीडी, इनको अपॉइंट करना चाह रही है कंपनी में, तो क्या चाहिए, तो भी क्या चाहिए आपको, बोर्ड रेजोल्यूशन तो रिक्वायर्ड है, बोर्ड रेजोल्यूशन तो मस्ट है, हो सकता है एसआर भी चाहिए। अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, तो आपके ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन। सब्जेक्ट टू है हर चीज, हर चीज सब्जेक्ट टू है, हो सकता है आपको इसके लिए क्या करना पड़े, एसआर पास करना पड़े, हो सकता है आपको ओआर पास करना पड़े, लेकिन ये जितने भी बिजनेस हैं ये प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन है। दो पर्पज है, पहला बोर्ड रेजोल्यूशन, दूसरा प्रॉपर मीटिंग में, मतलब आप इनको सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, ये वो काम है जो सर्कुलेशन से नहीं हो सकते, जिसके लिए आपको प्रॉपर मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ये वो काम है जिसके लिए आपको प्रॉपर मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सर्कुलेशन वाले रेजोल्यूशन से काम नहीं चलने वाला। अब वो कह रहे कि जो डीईएफ की पावर है, डीईएफ में जो आपकी पावर लिखी है, इस पावर को क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है किसी भी कमेटी। बोर्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड एट ए मीटिंग डेलीगेट कर सकती है अपनी जो पावर स्पेसिफाइड है डीईएफ में, जैसे बोरो मनी, इन्वेस्ट द फंड और ग्रांट लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू एनी कमेटी ऑफ डायरेक्टर, किसी भी कमेटी ऑफ डायरेक्टर को बना के। अब देखो डायरेक्टर एक्सरसाइज करें या कमेटी ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर का टाइम प्रीशियस होता है, कमेटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ्टन मीट करती रहती है, तो इनको पावर डेलीगेट कर दी। मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि जो कंपनी पे कंट्रोल रखता है, जो कंपनी में कंट्रोल रखता है। इसके अलावा मैनेजर, मैनेजर की भी डेफिनेशन ऐसी है। एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को भी आप डेलीगेट कर सकते हो कि भाई कंपनी के बिहाफ पे आप एक्सरसाइज कर दो, या ब्रांच ऑफिस के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, तो ब्रांच ऑफिस के प्रिंसिपल ऑफिसर को दी जा सकती है, ऑन सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाई, ऑन सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाई। सेक्शन 8 कंपनी में डीईएफ किससे काम चल जाएगा, सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन रिलेटेड टू डीईएफ may be decided by the board by circulation instead at the meeting. एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ऊपर तो स्पेसिफिकली लिखा था बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, यहाँ पे सारा लिखा था बोर्ड मीटिंग में ही होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी ऐसी है जिसके लिए ये जो काम है, इससे किससे चल जाएगा, सर्कुलेशन से चल जाएगा, प्रॉपर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं। तो ये वो काम दिए गए हैं जिनके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए और प्रॉपर मीटिंग में चाहिए, बिना मीटिंग के नहीं, प्रॉपर मीटिंग में चाहिए। तो जैसे आपको कॉल करनी हो शेयर्स पे, आपको बायबैक ऑथराइज करना हो, सिक्योरिटीज इशू करनी हो, मनी बोरो करनी हो, इन्वेस्ट द फंड, ग्रांट लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, डाइवर्सिफाई द बिजनेस, मर्जर अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, किसी कंपनी का टेक ओवर करना हो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना हो, केएमपी अपॉइंट करना हो, इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करना हो, ये जो सारे काम हैं, इस कामों के लिए आपको कौन चाहिए, इन सब कामों के लिए आपको प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बुला के प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा, सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये पावर आप डेलीगेट भी कर सकते हो जो डीईएफ में लिखी है, इसको कमेटी ऑफ डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को और ब्रांच ऑफिस के प्रिंसिपल ऑफिसर को आप डेलीगेट कर सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो प्रॉपर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, सर्कुलेशन से भी काम चल जाएगा। अगर कौन सी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी। तो 179 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ट्रेनिंग के नजरिए से, आगे काम करने के नजरिए से, ट्रेनिंग के नजरिए से, आगे काम करने के नजरिए से मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे कहते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करके आए, आप अच्छे से रिवाइज करके आए। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और जितना कराया है उतना अच्छे से करें। आई थिंक 5 पेजेस किए हैं हमने, यस 5 पेजेस हुए हैं आपके, और पहले 4 पेज में तो कुछ भी नहीं है, पहले 4 पेज में आपका कुछ भी नहीं है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का कंपोजिशन, लिस्टेड एंटिटीज से रिगार्डिंग है, क्योंकि एलओडीआर में यही काम आएगा आपके। और सेकंड आपका 179 सबसेक्शन सी, पावर ओनली एट रेजोल्यूशन, सिर्फ रेजोल्यूशन पास करके प्रॉपर मीटिंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और पढ़ लें टाइम।